आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एनबीएफ बुक ग्रेड 10th फेडरल बोर्ड दैट इज यूनिट नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के एसएलओस को करेंगे। जितने भी एसएलओस इस चैप्टर के साथ मुंसलिक हैं, जिनके मुताबिक फेडरल बोर्ड का पेपर बनेगा ग्रेड 10, उन तमाम के तमाम एसएलओस को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखते जाएंगे कौन से एसएलओस समेटिव हैं फॉर फेडरल बोर्ड और कौन से एसएलओस फॉर्मेटिव हैं। फॉर्मेटिव वालों को हम नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एसएलओ है डिस्क्राइब प्रोटीन्स एज नेचुरल पॉलीएमाइड्स एंड दैट दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड मोनोमर्स विद द जनरल स्ट्रक्चर। तो कहते हैं कि प्रोटीन्स को आप डिफाइन करें, तो प्रोटीन्स का नाम आपने सुना होगा, या इनको डिस्क्राइब करें आप एज नेचुरल पॉलीएमाइड्स एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड मोनोमर्स विद द जनरल स्ट्रक्चर। तो पिछले चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल से देखा था पॉलीमर्स को। पॉलीमर्स के अंदर भी हमने डिटेल से एक और टाइप को देखा था, दैट वाज पॉलीएमाइड्स, राइट। पॉलीएमाइड्स क्या थे? जिनके अंदर आपके पास रिपीटिंग एमाइड लिंकेजेस थे, राइट। वो थे आपके पास CONH, जिनके अंदर ये लिंकेजेस थे एमाइड लिंकेजेस, उनको हम लोग कहते थे पॉलीएमाइड्स। और हमने जो तरीका देखा था इनको बनाने का, वो था हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिससे हमने इनके मोनोमर्स और रिपीटिंग यूनिट्स निकालना देखे थे। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइएमाइन, जिनके अंदर आपके पास NH2 ग्रुप है। जब हम इनको रिएक्ट करते थे तो हमारे पास पॉलीएमाइड्स बन जाते थे, राइट। इस किस्म के हमारे पास मल्टीपल मोनोमर्स मिलकर ये हमारे पास मोनोमर्स थे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइएमाइन्स। एक तो तरीका है पॉलीएमाइड्स को बनाने का ये, एक इनको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो है हमारे पास अगर हम लोग मोनोमर्स को स्विच कर दें टू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या हैं, इनको हम लोग अभी देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग इनकी जगह पर अमीनो एसिड्स लगा दें, तब भी हमारे पास पॉलीएमाइड्स बन जाते हैं। पॉलीएमाइड्स हमारे पास बन कहाँ से रहे हैं? दो फंक्शनल ग्रुप्स की रिएक्शन से बन रहे हैं। वो कौन से हैं? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, और आपके पास NH2। जब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप बनता है, जिससे हमारे पास पॉलीएमाइड्स बनते हैं। तो पिछली बारी हमारे पास इस एसिड के अंदर दो ये ग्रुप थे ताकि ये दोनों तरफ से रिएक्ट कर सके, और इसके अंदर भी दो ये ग्रुप थे ताकि ये दोनों तरफ से रिएक्ट कर सके। अमीनो एसिड सिर्फ एक ही मोनोमर होगा, लेकिन इससे खास बात ये होगी कि आपके पास जो है दोनों तरफ इसके पास भी दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, लेकिन एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक तरफ अमीनो ग्रुप होगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो सबसे पहले आपके पास बीच में होता है एक कार्बन, और इस कार्बन को अमीनो एसिड में जो सेंटर वाला कार्बन है उसको हम वैसे कहते हैं अल्फा कार्बन। इसके ऊपर अब आपके पास मौजूद होता है एक हाइड्रोजन, राइट। ऑफ कोर्स मतलब आपने बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं तो हाइड्रोजन तो मौजूद होगा, जैसे हम सबको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा इसके साइड पे अब आपके पास होगा एक कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट। इस तरफ या उस तरफ आप जहाँ मर्जी बना दें, यहाँ पर आपके पास होगा एक कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इधर से यहाँ आ जाता है एक एसिड, बिकॉज जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहाँ से तो ये बन गया एसिड। लेकिन इसके अलावा इसके साथ एक दूसरा ग्रुप भी है, वो है आपके पास अमीनो ग्रुप NH2। इस साइड तो ये बन गया अमीनो एसिड। तो ये हमारे पास एक अमीनो एसिड। ऑफ कोर्स बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए कार्बन के साथ यहाँ पर एक और आपके पास चेन भी जुड़ती है, यानी मैं इसको रेडिकल कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ भी जुड़ सकता है। कभी आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ जाएगा, कभी आपके पास यहाँ पर कुछ भी जुड़ सकता है। तो अमीनो एसिड्स की 20 डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो टाइप्स डिपेंड करेंगे इस पर। अगर ये हाइड्रोजन है तो कोई और टाइप है, हाइड्रोजन नहीं है तो कोई और टाइप है। लेकिन हमें आर से इतना मसला नहीं है जब हम पॉलीएमाइड्स बना रहे हैं अमीनो एसिड्स के, क्योंकि हमारे पास तो रिएक्ट करना है फंक्शनल ग्रुप से, वो तो सेम रहेंगे, और ऊपर ही हाइड्रोजन भी सेम रहेगा। नीचे वाली आपके पास ये जो साइड चेन है रेडिकल, ये आपको चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको चेंज कर दूँ टू हाइड्रोजन, तो ये जो खास अमीनो एसिड है इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसिन। ओके, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन वो अमीनो एसिड है जिसके अंदर आपके पास जो आर है दैट इज ओनली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी लग सकता है, यहाँ पर कुछ और भी लग सकता है, उससे आपके अमीनो एसिड चेंज होते जाएंगे, और आपकी बॉडी को 20 अमीनो एसिड्स की टाइप्स हैं आप लोगों के पास। अब आपके पास अगर हम लोग अमीनो एसिड्स के पॉलीएमाइड्स अमीनो एसिड का पॉलीमर बना दें तो वो क्या होगा? तो अभी के लिए हम लोग दो अगर अमीनो एसिड्स को रिएक्ट करें तो उससे हमारे पास क्या होगा, जस्ट आइडिया लेने के लिए। वैसे तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी आसानी से पता चला सकेंगे कि क्या होगा। हमने पॉलीमर्स के चैप्टर में जितना कुछ पढ़ा था, अगर हम लोग दो अमीनो एसिड्स को रिएक्ट करें, और ये आर कुछ भी हो सकता है, ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ तो होगा ही, लेकिन हमारा उससे लेना देना नहीं है क्योंकि रिएक्शन तो फंक्शनल ग्रुप्स पे होना है, तो वो जो मर्जी हो। तो ऐसे भी हो सकता है एक अमीनो एसिड के अंदर आर कुछ और है, एक दूसरे अमीनो एसिड के अंदर आर कुछ और है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हैं, लेकिन वो रिएक्ट करेंगे, और उससे कोई मसला नहीं होगा क्योंकि रिएक्ट तो इस इन फंक्शनल ग्रुप्स ने करना है। तो आपके पास ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, मे बी यहाँ पर आपके पास एक आर है, ओके। मे बी आप उसको R1 कहते हैं, हो सकता है दोनों आर सेम हो सकता है डिफरेंट हो। यहाँ पर आपके पास आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका NH2 है। जिस तरह हमने पहले पॉलीएमाइड्स फॉर्म किए थे
कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर से OH निकलेगा और अमीनो ग्रुप के अंदर से H निकलेगा। तो ऑफ कोर्स हमारे पास 2 अमीनो एसिड्स रिएक्ट हो रहे हैं, तो अभी आपके पास N यदि अल्फा कार्बन, ऊपर एक हाइड्रोजन है और नीचे रेडिकल में भी ये एक और रेडिकल है, डज़न्ट मैटर। ओके, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो ये वाला लूज़ कर देगा आपका कार्बोक्सिल ग्रुप और ये वाला लूज़ कर देगा आपका अमीनो ग्रुप हाइड्रोजन। तो आपके पास वाटर बाहर निकल जाएगा, आप कहते हैं वाटर कंडेंस हो जाएगा, या फिर ये एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी और आपके पास जो पॉलीमर आप फिर ढेर सारे मोनोमर से फॉर्म करेंगे, ये तो मोनोमर्स हैं आपके पास अमीनो एसिड्स, उसको आप लोग कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। तो अभी हमारे पास जो पॉलीमर फॉर्म होगा, अगर हम लोग ढेर सारे मोनोमर्स ले लें, 2 मोनोमर से आमतौर पे पॉलीमर नहीं फॉर्म होता, उसको हम पॉलीमर नहीं कहते, पॉली का मतलब होता है कई सारे। लेकिन अगर हम 2 से फॉर्म कर दें इस तरीके से, हम कई सारे ले लें, तो फिर हम उस वाले पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। तो हम इसको रिएक्ट करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा NH। अगर हम सिर्फ 2 को रिएक्ट करें तो ऑफ कोर्स अगर हम ढेर सारों को रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक और कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ये कार्बन ये वाला है, हाइड्रोजन यहाँ पर आपके पास है R1, यहाँ पर आपके पास OH निकल चुका है और ये C डायरेक्ट जाकर इधर जुड़ चुका है विद दिस N, और H भी निकल चुका है। और ऑफ कोर्स अगर ये एक पॉलीमर है तो ये OH भी यहाँ नहीं होगा, ये आगे जाकर जुड़ा होगा एक और रिपीट यूनिट के साथ। बट एनीवेज ये अगर आपके पास फॉर्म होगा अगर हम लोग सिर्फ 2 को रिएक्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एमाइड लिंकेज कहाँ है, ये है हमारे पास एमाइड लिंकेज CONH, राइट, दिस इज द एमाइड लिंकेज, इसीलिए हम इसको एक पॉली एमाइड कहेंगे अगर एक पॉलीमर बन जाए तो, जो इन दोनों को लिंक कर रही है। और स्पेसिफिकली जो अमीनो एसिड्स के हमारे पास, वैसे तो पॉलीएमाइड्स हमने जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स और डाइएमाइन से बने थे उनके अंदर भी एमाइड लिंकेज, लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली अमीनो एसिड्स के इस तरह से उनको जोड़े हैं मोनोमर्स को, तो इन दोनों के दरमियान ये कार्बोक्सिल ग्रुप और NH के दरमियान ये जो खास बॉन्ड है जो असल में इन दोनों को जोड़ा है, इस वाले बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, ये सिर्फ इसका नाम है, ये हर एमाइड लिंकेज में नहीं होगा, उन एमाइड लिंकेजेस में जो आपके पास जिनके मोनोमर्स जो जो जिनका मोनोमर्स आपके पास अमीनो एसिड्स हैं, इसको हम लोग कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और हमारे पास फिर ये जो चेन बन जाएगी, अभी हमने सिर्फ 2 को लिया था, तो हमारे पास सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स की चेन बनी है। पॉलीमर्स में तो एक बहुत मिलियंस ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल्स की चेन है। इस चेन को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट, ये पेप्टाइड बॉन्ड है तो पॉलीपेप्टाइड चेन हम लोग कहेंगे अगर ये पॉलीमर हो। यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, इसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं डाईपेप्टाइड चेन। ओके, डाईपेप्टाइड चेन, ये पेप्टाइड्स की चेन है, स्पेसिफिकली उन पॉलीएमाइड्स को जो आपके पास अमीनो एसिड से बने हुए हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली 2 से बने थे, हम इसको कहते हैं डाईपेप्टाइड। लेकिन अब हम लोग कहने लगे हैं मिलियंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, मिलियंस ऑफ अमीनो एसिड्स, तो ऑफ कोर्स हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी, यहाँ उसका पॉलीमर बन जाएगा अमीनो एसिड्स का। तो यहाँ पर वैसे अगर मैं यहाँ पर रिपीट यूनिट बनाऊँ, राइट, ये तो आपके पास था द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अगर मैं रिपीट यूनिट बनाऊँ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, तो वो मेरे पास क्या होगा, रिपीट यूनिट आपको बनाना आता है बहुत सिंपली। आपके पास यहाँ पर एक अल्फा कार्बन है, ऊपर आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर जाकर अगर आपके पास एक अमीनो ग्रुप था तो यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन निकल चुका है, ये बॉन्ड करेगा नेक्स्ट रिपीटिंग यूनिट के साथ एक पॉलीमर में, जिस तरीके से हम लोग लगाते थे इस तरह से। यहाँ पर आपके पास एक कार्बोक्सिल है, लेकिन ये OH निकल चुका है, ये बॉन्ड करेगा नेक्स्ट आपके पास जो नाइट्रोजन होगा अमीनो ग्रुप का, नेक्स्ट रिपीट यूनिट के नाइट्रोजन के साथ, और ये नेक्स्ट रिपीट यूनिट के कार्बन के साथ, ये वाले। यहाँ पर आपको N टाइम्स रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले हमारे रिपीट यूनिट्स बनाए थे। तो ये हमारे पास रिपीट यूनिट है पॉलीपेप्टाइड चेन का। ओके, हम मिलियंस ऑफ अमीनो एसिड ले लेंगे, हम उसको कहते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत सिंपली तो पॉलीपेप्टाइड चेन एक किस्म का हमारे पास पॉलीमर है ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स यहाँ पर हमारे पास मोनोमर्स हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही खास काम ये होता है कि अगर हम लोग अपनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स लें, और ये तमाम जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमारे पास बॉडी में मौजूद होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं नेचुरल पॉलीएमाइड। ओके, क्योंकि ये नेचुरली पाया जाता है, हम इसको क्रिएट नहीं करते हैं, हमारी बॉडी में मौजूद होता है, हमारी बॉडीज खुद इसको प्रोड्यूस करती हैं अमीनो एसिड्स के थ्रू। ओके, अगर हम लोग एक पॉलीपेप्टाइड चेन लेते हैं, मे भी एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है जो अमीनो एसिड्स की बनी है, इसको हम लोग फोल्ड करते हैं खास शेप में, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट शेप में, इसी के साथ में भी हम एक और पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ देते हैं, ये तो मैटर करेगा। और अगर हम लोग इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन से हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उस स्ट्रक्चर के हमारे पास बॉडी में कई सारे यूजेस होते हैं, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स की कई सारी खासियत हैं
और इन्हीं की वजह से हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा यूजेज होते हैं। स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्रोटीन्स। तो हमारे पास प्रोटीन्स सिंपली वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं अगर हम उनको फोल्ड करते हैं। ओके, सिंपली वन और मोर फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इनको हम एक खास शक्ल दे देते हैं, एक फंक्शनल फॉर्म, जैसे ही कोई काम भी सर अंजाम दे सकें। इनको फोल्ड करके में भी हम लोग एक सर्कल टाइप चीज़ बना देंगे, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन्स। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे डिपेंडिंग अपॉन दी अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की टाइप चेंज हो गया, आपके पास प्रोटीन भी चेंज हो जाएंगे, या फिर डिपेंडिंग अपॉन आपने उसको फोल्ड किस तरह से किया हुआ है। तो ये है आपके पास प्रोटीन्स। अगर हम लोग अपने एसिड पर वापस जाएँ, तो प्रोटीन अब हमारे पास क्या है, प्रोटीन सिंपली आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हुए हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपके पास नेचुरल पॉलीएमाइड्स हैं जो कि अमीनो एसिड मोनोमर्स की बनी हुई हैं। आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आपके पास अमीनो एसिड मोनोमर्स के बने हैं, क्योंकि प्रोटीन्स भी पॉली पेप्टाइड चेन्स ही बस फोल्डेड हैं, उन्हीं को हम प्रोटीन कह रहे हैं। तो एक किस्म की प्रोटीन्स के मोनोमर्स भी अमीनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि इसका प्रोटीन है नेचुरल पॉलीएमाइड्स। ये नेचुरल पॉलीएमाइड्स हैं या पॉलीमर्स हैं आपके पास अमीनो एसिड्स के, एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड मोनोमर्स। और ये खास तौर पर आपके पास फॉर्म होते हैं अमीनो एसिड के मोनोमर से, जिनका हमने जनरल स्ट्रक्चर देख लिया है। वो इधर जनरल स्ट्रक्चर, तो जनरल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देना है अमीनो एसिड के मोनोमर्स का, जिसका हमने जनरल स्ट्रक्चर दे दिया है। ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड मोनोमर्स। जनरल का मतलब है कि आपके पास जो 20 डिफरेंट टाइप्स हैं उनका एक जनरल हो, यानी जो सब पे अप्लाई होता है। ये सब पे अप्लाई होता है क्योंकि आर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे, राइट, हाइड्रोजन खास तौर पे ग्लाइसिन का होगा तो वो जनरल नहीं रहेगा, वो ग्लाइसिन का हो जाएगा। जनरल के लिए यहाँ पर आपको आर लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें सब अमीनो एसिड में सेम रहेंगी ऊपर वाली। तो ये आपके पास प्रोटीन, आपके पास नेचुरल पॉलीएमाइड्स हैं जो अमीनो एसिड मोनोमर्स से बनते हैं, जिनका हमने जनरल स्ट्रक्चर भी दे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहले हम लोगों ने देख लिया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर, दैट इज द अमीनो एसिड। अब यहाँ पर जब वो कहते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो इनका मतलब है कि न्याय तौर पर प्रोटीन्स होते किस तरह से हैं। अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन सिंपली आपके पास वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक खास शेप में फोल्डेड है। ओके, सो फोल्डेड मैं भी के लिए चेन्स कह रहा हूँ, लेकिन किस स्ट्रक्चर के, प्रोटीन्स के कौन कौन से लेवल्स हैं स्ट्रक्चर के। तो सबसे पहले अगर आपके पास सिंपली एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, राइट, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो हर प्रोटीन यहाँ से शुरू होता है। प्रोटीन बनता कैसे है, प्रोटीन आपके पास बनते हैं राइबोसोम्स के थ्रू। राइबोसोम्स आपके पास अमीनो एसिड्स लेते हैं और उनको बनाते जाते हैं। तो ये नेचुरली आपकी बॉडी में मौजूद हैं सेल्स के अंदर, और ये नेचुरल पॉलीएमाइड्स बनाएंगे, दोज आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जुड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास बनेगी, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब सिंपली पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी कि आपके पास डिफरेंट अमीनो एसिड्स की, और ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं आर ग्रुप की वजह से, रेडिकल की वजह से, लेकिन इसकी आपके पास एक चेन बनी हुई है, राइट। मैं उसको इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये बीच में आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है। ये अगर आपके पास सिंपल एक चेन है, अभी प्रोटीन ये नहीं है, ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यानी सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। अभी ये प्रोटीन एक किस्म का है नहीं, बस प्रोटीन यहाँ से शुरू होता है बनना। ये आपके पास चेन आ गई, दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद आपके पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पास फोल्ड होगी। अब ये फोल्ड मेनली दो तरीकों से होती है, वैसे कई तरीकों से फोल्ड हो सकती है, लेकिन जो मेन तरीके हैं वो दो तरीके हैं। आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये या तो एक हीलेक्स की फॉर्म में फोल्ड होगी, यानी कि हीलेक्स आपको पता ही होगा, इस तरह से इसको हम लोग हीलेक्स कहते हैं, जिस तरह एक स्प्रिंग होता है। यहाँ तो यहाँ पास एक हीलेक्स की फॉर्म में फोल्ड होगी। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, मैं तो भी इसको इसी तरह ड्रॉ कर सकता हूँ, बट एक यहाँ तो एक हीलेक्स की फॉर्म में फोल्ड होगी आपके पास। ओके, ये पास डिफरेंट अमीनो एसिड हैं, इस शेप में ये फोल्ड हो रहे हैं। अक्सर आप इसको अक्सर इनको इस तरह से भी ड्रॉ किया जाएगा, हीलेक्स की फॉर्म में। यहाँ पर आपके पास ये अमीनो एसिड्स हैं, बट यहाँ तो एक ये हीलेक्स की फॉर्म में शेप हो जाए, फोल्ड हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं अल्फा हीलेक्स। यहाँ तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाएगी इस अल्फा हीलेक्स में, इससे कुछ प्रोटीन्स बनेंगे। यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है जिसको हम लोग वो आपके पास एक इस तरह की शीट बनाएगा। ओके, तो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरीके से ये आपको ड्रॉ होगा। ओके, इस तरीके से ये होगा आपके पास ड्रॉ। तो यहाँ आपके पास एक शीट बनी है, राइट। अगर आप लोग इसको देखें, आपके पास एक शीट की किस्म की बनी है ये। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आपके अमीनो एसिड हैं, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, ये एक एक आप देख सकते हैं एक प्लेन के ऊपर अमीनो एसिड है। ये शीट की फॉर्म में बन गया है, राइट। ये इसके बॉन्ड्स हैं, ये मैं इसको 3D स्ट्रक्चर में सीधा ड्रॉ कर सकता हूँ। ये आपके पास इस तरह की एक शीट बन गई है,
और ये ऑफ कोर्स डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, जो कि या तो इस किस्म की शीट बनाएंगे या इस किस्म की। ये कुछ खास प्रोटीन्स के लिए होगी, ये वाली कुछ खास प्रोटीन्स के लिए। इसको हम लोग कहते हैं बेटा, हम लोग कहते हैं बेटा प्लीटेड शीट। तो ये 2 आपके पास फॉर्म्स हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, यानी पहले आपके पास प्रोटीन फॉर्म हुआ इसमें, इस तरह फॉर्म हो गया, और उसके बाद ये मजीद फोल्ड होगा, ये चीज़ चेन फोल्ड होगी या इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, या फिर कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं लेकिन वो बहुत रेयर हैं। मेन आपके पास 2 जो हैं इस लेवल पर वो ये हैं। अब यहाँ पर आपके पास इन दोनों फॉर्म्स में प्रोटीन फंक्शनल नहीं है। ओके, प्रोटीन इज नॉट फंक्शनल। प्रोटीन आपके पास इन फॉर्म में मौजूद होता है जब वो बन रहा है, लेकिन वैसे जब प्रोटीन आपके पास जो काम करता है वो इस फॉर्म में काम नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ प्रोटीन के प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। अभी प्रोटीन बना नहीं है, यानी प्रोटीन अभी बन रहा है, ये सबसे पहला स्टेज थी, उसके बाद मजीद वो फोल्ड हो गया है, लेकिन अभी इसको मजीद फोल्ड होना पड़ेगा, तब जाकर ये एक एक्चुअल प्रोटीन बनेगा। तो पहला लेवल जिस पर प्रोटीन एक्चुअली में एक चीज़ बन जाता है, वो काम करने के काबिल है, दैट इज़ द थर्ड स्ट्रक्चर, या फिर हम उसको कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर, तो जितने आप प्रोटीन्स के नाम सुनते हैं, आप सुनते हैं, हमने कई सारे प्रोटीन्स के नाम सुनेंगे, टाइटिन, हीमोग्लोबिन, ये सब कुछ आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर से शुरू होते हैं। आपने नाम सुना होगा ऐसे जो आपके पास प्रोटीन है मायोग्लोबिन, ये भी इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। टर्शरी में आपके पास बस प्रोटीन भी बनना शुरू हुए हैं, बहुत एडवांस, इससे भी नेक्स्ट लेवल पर है। लेकिन कुछ प्रोटीन आपके पास मौजूद होंगे मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन स्टोर करता है मसल्स में। इसके अलावा आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर में एक और आपके पास प्रोटीन पाया जाता है जो यहाँ पर आकर खत्म हो जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पर वो नहीं जाते हैं। आपके पास जो राइबो न्यूक्लियस है जो आरएनए को तोड़ता है, आपके न्यूक्लियस में राइबो न्यूक्लियस कहा जाता है, वो भी आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है राइबो न्यूक्लियस। इसके अलावा भी कई सारे, मैं तो सिर्फ आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन ये आपके पास जो है ये कुछ पाए जाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? बहुत सिंपली, जो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या अल्फा हीलिक्स या बेटा प्लेटेड, ये मजीद फोल्ड होंगे, लेकिन अब ये 3D फॉर्म में फोल्ड होंगे, यानी कि ये इस तरह से नहीं है आपके पास के 2D में ही फॉर्म हो फोल्ड हो। पहले तो ये आपके पास सिर्फ 2D में फोल्ड हो रहे थे, अब ये एक्चुअली में 3D में फॉर्म होंगे। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसको ऑफ कोर्स मैं इसी तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके पास एक अब 3D किस्म की एक फोल्ड हो चुकी है ये पॉलीपेप्टाइड चेन, इसी तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। और फिर ये मैं भी मुड़ कर यहाँ पर से ये मुड़ कर वापस इसके ऊपर आ रही है, क्योंकि ये 3D फॉर्म में अब यहाँ पर फोल्ड हो चुकी है। मैं इसको रेस कर दूँ तो ये लुक आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आपके पास ये आपके पास मे बी एक 3D फॉर्म में यहाँ पर फोल्ड हो चुकी है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरीके से में भी आपके पास ये एक चेन है जो आपके पास एक 3D फॉर्म में फोल्ड हो चुकी है, कई सारी फॉर्म्स में पॉसिबल है। तो अब आपके पास ये एक्चुअली में एक फंक्शनल प्रोटीन बनाने के काबिल है। ओके, एक आप कह सकते हैं एक ऐसा प्रोटीन जो एक्चुअली में काम भी करेगा। तो यहाँ पास टर्शियरी स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके पास मे बी ये अल्फा हीलिक्स है, राइट। ये अल्फा हीलिक्स की आपके पास चेन है जो कि एक्चुअली में मजीद 3D फॉर्म में बेंड हो चुकी है, या मे बी आपके पास यहाँ पर बेटा प्लेटेड शीट है, हु नोस। ओके, यहाँ पर अक्सर औकात बुक्स के अंदर इस तरह से अल्फा हीलिक्स बना दिया जाता है दिखाने के लिए कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही मजीद फॉर्म हुआ। अब ये एक फंक्शनल प्रोटीन है, काफ़ी सारे प्रोटीन है मायोग्लोबिन और राइबोन्यूक्लियस इस फॉर्म में होते हैं, लेकिन मजीद आपके पास जो मजीद कम्प्लेक्स प्रोटीन है वो फाइनल आपके पास स्ट्रक्चर में होते हैं। इसके बाद आपके पास कोई लेवल नहीं होता। दिस इज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, क्वाटरनरी प्रोटीन पे आप कह सकते हैं, कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फाइनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का जो बहुत आपके पास कम्प्लेक्स प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, जो आपके पास हमें बायोलॉजी में शायद पढ़ाई हो, आरबीसी इसके अंदर मौजूद होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है, इंसुलिन आपके पास एक हार्मोन भी है, एक प्रोटीन भी है। जितने भी ये कम्प्लेक्स प्रोटीन है क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी भी बहुत सिंपल है। क्वाटरनरी में सिंपली ये है कि आपके पास टर्शरी मजीद फोल्ड तो नहीं होगा, लेकिन 2 से 3 टर्शरी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, तो आपके पास यही टर्शरी स्ट्रक्चर है। मैं एक्चुअली में इसको कॉपी करता हूँ अभी के लिए, पेपर में आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। यही आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर है में भी, लेकिन अब इस जैसे 2 टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ चुके हैं। ओके, ये रोटेट इसको आप दूसरे कलर से बनाएंगे ताकि थोड़ा पता चले, बट में भी अब 2 टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में आकर जुड़ गए हैं, ऊपर नीचे आ गए हैं 3D फोल्डेड। इसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मे बी बेसिकली द 4th लेवल। और मजीद जो आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जैसे कि हीमोग्लोबिन और इंसुलिन, वो इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के आपके पास बने होते हैं, बट दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।
बहुत ही ईज़ी है ये, आपको हो सकता है मुश्किल लगे लेकिन बहुत ईज़ी है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है? अ सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन, इसकी डेफिनिशन क्या है? सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ फोल्डेड ईदर इंटू एन अल्फा हेलिक्स और अ बीटा प्लेटेड शीट, इन दोनों में से किसी एक में। टर्शियरी स्ट्रक्चर, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ फोल्डेड इंटू अ 3D शेप एंड दिस इज़ द फंक्शनल प्रोटीन नाउ। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, two or more tertiary structures are combined together to form a big quaternary protein. Okay, next lesson. Explain the sources, use and structure of proteins, lipids and carbohydrates. So next है describe the importance of nucleic acid. ये दोनों आपके पास फॉर फेडरल बोर्ड फॉर्मेटिव है, यानी आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, तो अभी हम रिवीजन सीरीज में इनको नहीं करेंगे। वैसे इतने मुश्किल ऐसा भी नहीं है। पहले में आपने जो प्रोटीन्स हैं इनके सोर्सेज के हैं, कहाँ से आते हैं, यूजेस इनके क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमने देख लिया है। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। प्राइमरी बायो का टॉपिक है लेकिन इसके लिए फॉर्मेटिव है, तो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, वैसे एक डिटेल टॉपिक है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आप इस बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया तो होगा ही। डीएनए और आरएनए के अंदर जो आपके पास डीएनए और आरएनए आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है, लेकिन ये भी फॉर द टाइम इंफॉर्मेटिव है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने फाइनल एसएलओ पर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही एसएलओ है इस चैप्टर में जो कि फॉर्मेटिव नहीं है। एक्सप्लेन वाइटामिन्स, देयर सोर्सेज एंड देयर इंपॉर्टेंस टू हेल्थ। तो वाइटामिन्स क्या होते हैं आपके पास, और ये हमारे पास समेटिव एसएलओ है। हमने वाइटामिन्स को देखना है, इनकी सोर्सेज क्या हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ के लिए। वाइटामिन भी बहुत ही ईजी टॉपिक है। वाइटामिन्स आपने सुने होंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन्स आपके पास बहुत सिंपली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक का मतलब जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, जिनके अंदर आपके पास ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, CH बॉन्ड्स होते हैं या कार्बन मौजूद होते हैं, CH बॉन्ड्स जिनके अंदर होते हैं, ये आपके पास ऑर्गेनिक है। H भी होना ज़रूरी है, जैसे कि CO2, ये ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है। CH जिनके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आपके अल्कोहल्स हैं, अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अल्डिहाइड्स हैं, एस्टर्स हैं, एमाइड्स हैं, एमाइन्स हैं, ये तमाम आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। विटामिन आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिंपली मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, जिनके और इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये आपके पास एक्चुअली में एक न्यूट्रिएंट है। ओके, न्यूट्रिएंट आपके पास क्या है कि आपकी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है काफ़ी कम मिकदार में, मतलब न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी नीड्स फॉर सिंपल पर्पसेस। तो बॉडी को एवरीडे जो पर्पसेस हैं, आपके बहुत सारे पर्पसेस हैं, देखना, सुनना, इन सब के लिए कुछ छोटे-छोटे मिकदार में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसे ये बाहर से खाने पड़ते हैं, यानी इसको बाहर से लेने पड़ते हैं। बस इनको काम करने के लिए बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बॉडी नीड्स फॉर फंक्शन, इनको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जिनकी बहुत कम मिकदार में बॉडी की ज़रूरत होती है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ-कुछ मिकदार में की ज़रूरत है, ये काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत है, इन्हीं से आप प्रॉपर्ली अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी बॉडी को ज़रूरत है, इनको हम लोग कहते हैं विटामिन्स। इनकी एक न्यूट्रिएंट्स की 2 किस्में हैं, एक तो है विटामिन्स, एक दूसरी किस्म भी है जिसको हम अभी एंड में देखते हैं, वो इस एसएलओ में नहीं है। बट विटामिन्स आपके पास ऑर्गेनिक हैं। अब विटामिन्स के आपके पास जो बॉडी के अंदर टाइप्स हैं, वो आपके पास 13 टाइप्स, ओके, 13 एसेंशियल टाइप्स हैं आपके पास। कौन-कौन सी? बहुत ईज़ी हैं, आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। आपके पास है, सबके आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, जो मेन आपके पास क्लासेस हैं, आपके पास है विटामिन ए, ये आपके पास एक खास विटामिन है, एक एक्चुअली में मॉलिक्यूल है, इसका एक जनरल नेम है। आपके पास है विटामिन बी, इनके हम अभी यूजेस भी देखेंगे कि बॉडी इनको क्यों-क्यों यूज़ करती है। फिर है आपके पास विटामिन सी, फिर है और इसको विटामिन बी को हम लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये एक विटामिन नहीं है। विटामिन ए तो एक विटामिन है, विटामिन बी जो है इसके अंदर आपके पास एक्चुअली में 8 डिफरेंट विटामिन्स हैं। ओके, सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक पूरी क्लास है जिसके अंदर 8 आपके पास विटामिन्स हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी2, उनके हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास है विटामिन डी, फिर है आपके पास विटामिन ई, और फिर आपके पास विटामिन के। ये आपके पास मेन विटामिन कितने हो गए? 1, 2, 1, 9, तो 9 यहाँ हो गए, 10, 11, 12, 13, तो ये आपके पास है 13 एसेंशियल टाइप ऑफ विटामिन्स। ओके, अब इसके अंदर भी आपके पास ये जो आपके पास विटामिन हैं, इनके में भी यूजेस देखते हैं, लेकिन इनके अंदर भी आपको इन विटामिन्स को क्लासीफाई किया जाता है 2 टाइप्स में। आपके पास हैं सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स और फिर है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों जो है आपके पास, ये आपके पास वाटर सॉल्युबल। सो विटामिन बी और विटामिन सी, दीज आर वाटर सॉल्युबल। ओके, तो वाटर सॉल्युबल हमारे पास, वाटर सॉल्युबल का मतलब है जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होंगे, जैसे नमक वाटर सॉल्युबल है, ये पानी के अंदर आपके पास डिज़ोल्व होती है, इसको हम कहते हैं बीटा कॉम्प्लेक्स। तो डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन आपके पास बाकी जितने भी हैं ये तमाम इनको आप कहते हैं फैट सॉल्युबल। ये पानी में नहीं बल्कि
ये आपके पास डिज़ॉल्व होते हैं फैट यानी लिपिड्स में। लिपिड्स और फैट्स क्या हैं, अभी इनका एसिड हमने तो फॉर्मेटिव कर दिया, लेकिन बुनियादी तौर पर आपके पास आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है जो स्टोर की जाती है, वो एक खास मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर की जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं लिपिड्स, यानी इस लिपिड्स की एक पूरी क्लास है, उसके अंदर स्टोर की जाती है। ये जो आपके पास विटामिन्स हैं, ये आपके पास लिपिड्स में सॉल्युबल नहीं है, जबकि बाकी आपके पास ए, डी, ई एंड के ये आपके पास फैट सॉल्युबल हैं। तो अब इससे क्या होगा कि ये वाले जो विटामिन्स हैं, ये फैट के अंदर जाकर मिल जाते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी इनकी, वो बॉडी इनको निकालेगी। बुनियादी तौर पर ये आपके पास स्टोर होते हैं, ओके, आर स्टोर्ड। आपकी बॉडी को जब ये एक बार मिल जाते हैं, आपकी बॉडी इनको मंथ्स तक अपने पास स्टोर रखती है। जब इसको ज़रूरत पड़ेगी ये इनको निकाल लेगी। तो इसीलिए इनकी आपको रेगुलरली ज़रूरत नहीं है इन विटामिन्स की। ये आपको आहिस्ता-आहिस्ता मिल रहे हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी इनको स्टोर करके रखेगी। लेकिन जो ऊपर वाले विटामिन्स हैं, बीटा कॉम्प्लेक्स एंड सी विटामिन्स, जो कि बुनियादी तौर पर आपके पास 9 विटामिन्स बनते हैं, इसके अंदर 8 और इसके अंदर 1, ये आपके पास आर नॉट स्टोर्ड, क्योंकि बॉडी आपके पास जो भी चीज़ स्टोर करती है वो इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स स्टोर करती है जनरली। तो लिपिड्स के अंदर जो चीज़ मिल जाएगी जाकर, वही आपके पास स्टोर होने वाली है, जो नहीं मिलेगी वो आपको स्टोर नहीं होगी। तो आप विटामिन बी और सी को आपको बार-बार खाना पड़ता है, 2 डिफरेंट चीज़ें, और अगर आप ज़्यादा विटामिन्स लेते हैं तो वो स्टोर नहीं होती, वो आपके पास बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। तो सिर्फ़ ये आपके पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये स्टोर होते हैं। अब इनके बाद इन तमाम जो 13 टाइप्स हैं, इनके क्या-क्या यूज़ेज़ हैं? ओके, तो यहाँ से मैं ये कॉम्प्लेक्स हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जगह में, लेकिन आप याद रखें ये विटामिन बी हम इसको नहीं कहते हैं, हम इसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सी लिख रहा हूँ। अब इनके यूज़ेज़ क्या हैं? तो विटामिन ए का जो मेन यूज़ आप सुनेंगे दैट इज़ इन विज़न, यानी जो देखने की सलाहियत है, इसके अंदर विटामिन ए का मेन किरदार है। ख़ास तौर पे नाइट विज़न, यानी रात के अंदर अगर आपके पास विटामिन ए सही मिकदार में मौजूद नहीं होगा, तो आप रात के अंदर अच्छे तरीके से नहीं देख सकेंगे। ओके, तो विज़न स्पेशली नाइट विज़न में ये आपके पास ज़रूरी होता है। हेल्दी स्किन, जो आपकी स्किन है ये अच्छी रहे, हेल्थी रहे, इसके लिए भी आपको विटामिन ए की ज़रूरत पड़ेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन्स आपके जो हैं वो हेल्थी रहें। इसके अलावा इम्यून सिस्टम में भी आपको विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है, इम्यून सिस्टम। इसके बाद अगर हम लोग आएँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के आपके पास क्या यूज़ हैं? सबसे पहले तो ये आपके पास नर्वस सिस्टम, ओके, नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बायो के अंदर पढ़ा ही था। नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, इसके अंदर आपके पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने 8 विटामिन्स हैं, वो इसके अंदर किरदार अदा करते हैं। अगर आपको नर्वस सिस्टम अच्छा चाहिए, तो आपको विटामिन बी की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको तो आपको रेगुलरली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपके पास वाटर सॉल्युबल है। ओके, तो हम अभी देखेंगे कि कैसे हम इसको लेते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स इसके ये यूज़ेज़ नहीं है, स्किन में भी इसका यूज़ेज़ है, और डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके पास ये मौजूद होता है इन डीएनए और आरएनए सिंथेसिस। इसके बारे में आपको हल्का-फुल्का आइडिया तो होगा ही बायोलॉजी से। तो ये आपके पास जो आपने डीएनए और आरएनए सिंथेसिस है, आपके जो सेल्स हैं उनके अंदर डीएनए की सूरत में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, और आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, जिनकी हमने अभी बात की। तो इनके लिए आपको कुछ सिंथेसिस की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको विटामिन बी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्किन के अंदर भी, हेल्थी स्किन के अंदर भी अगेन विटामिन बी का भी अहम किरदार है। इसके अलावा आपके पास जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी उनकी जो फॉर्मेशन है, उनके अंदर भी इनका रोल होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आरबीसीज़ फॉर्मेशन, ये आपके पास मेनली बीटा कॉम्प्लेक्स के रोल्स हैं। इसके बाद विटामिन सी, तो विटामिन सी, अच्छा, वैसे जितने भी ये विटामिन्स हैं, इनके अंदर ए के एक्सेप्शंस के अलावा मेनली विटामिन डी, ओके, इसके अलावा बाकी जितने भी विटामिन्स हैं, ये आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती। ये आपको तमाम के तमाम खाने से लेने पड़ते हैं। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर सकती है फ्रॉम सनलाइट। वो सनलाइट लेती है, और उस सनलाइट की मदद, सनलाइट के अंदर विटामिन डी नहीं होता, सनलाइट की मदद से वो खुद विटामिन डी प्रोड्यूस कर देती है। तो विटामिन डी के अलावा बाकी तमाम विटामिन्स जो हैं, इसको बाहर से लेने पड़ते हैं। ऑल्दो विटामिन डी भी फूड से हासिल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी विटामिन डी सनलाइट से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, बॉडी उसको खुद प्रोड्यूस कर सकती है। इसके बाद हमारे पास है विटामिन सी। इसके हमारे पास क्या-क्या यूज़ेज़ हैं? सबसे बड़ा इसका यूज़ है कि ये आपके पास एक एंटीऑक्सीडेंट है। व्हाट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट? तो केमिस्ट्री के अंदर से आपके लिए इसको समझना मुश्किल नहीं होगा। ऑक्सीडेंट आपके पास निकलता है ऑक्सीडेशन से, ये एंटी है उसके। तो इसलिए काम ये करना है कि आपके पास आपके जो सेल्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको पता ही है। फ्री रेडिकल्स हमने देखा था, जिनके ऊपर हम इस तरह से डॉट लगाते थे। ये आपके पास वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते थे, जिसको हमने नाइट्रोजन सल्फर में भी देखा था, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बस इनको रिएक्शन चाहिए, बस इन्होंने रिएक्ट करना है इन फ्री रेडिकल्स ने, इनको बस कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इनको इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स हंग्री हैं, तो किसी के पास भी जाते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स छीन लेते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। अब अगर ये आपके बॉडी में आ जाएँ, जो कि आते रहते हैं, अगर आपके सेल्स तक पहुँच जाएँ, तो आपके सेल से तमाम इलेक्ट्रॉन्स लेना शुरू कर देंगे, उसको ख़राब करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं,
ये इनको अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स देकर इनको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। तो ये ठीक हो जाते हैं जब इनको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये आम मॉलिक्यूल्स बनकर आपके सेल्स को छोड़ देंगे। इनके पास वापस पूरा सिस्टम होगा, दोबारा से इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे और ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे फ्री रेडिकल्स को, सेल्स को बचा लेंगे। तो इनको हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी ये फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस कर देते हैं, खुद ही ऑक्सीडाइज़ होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि रिडक्शन है इलेक्ट्रॉन्स लेना और जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो खुद रिड्यूस होता है। विटामिन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी दूसरे को ये ऑक्सीडाइज़ करेगा, जिसके ऊपर आपने डिटेल में 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। बट विटामिन सी आपके पास एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि मेरे ख्याल में इसका सबसे बिग यूज़ है आपके पास विटामिन सी का। इसके अलावा आपके पास कोलेजन सिंथेसिस में भी इसका रोल है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है, तो आपके पास जो कोलेजन सिंथेसिस है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है बोन्स के लिए और स्किन के लिए। ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका यूज़ होता है। कोलेजन को जो प्रोड्यूस करना है, इसके अंदर भी आपके पास विटामिन सी का किरदार होता है। इसके अलावा इम्यूनिटी में भी इसका किरदार होता है। एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन आपके पास एक मिनरल है, जिसको बॉडी की ज़रूरत होती है। आयरन एक विटामिन तो नहीं है, लेकिन बॉडी को उसकी भी ज़रूरत है, इसको एब्जॉर्ब करना ब्लड से। इसके लिए भी विटामिन सी का अहम किरदार होता है। इसके अलावा आपके पास है विटामिन डी, तो इसके बारे में ये तो काफ़ी मशहूर है। ये सनलाइट से मिलता नहीं है, सनलाइट अगर आपको मिले तो उससे आपकी बॉडी विटामिन डी खुद प्रोड्यूस कर सकती है, या आप इसको खाने से भी ले सकते हैं। इसके आपके पास क्या रोल्स हैं? ऑफ कोर्स ये तो आपके पास फैट सॉल्युबल है। कैल्शियम और फास्फोरस को अब्ज़ॉर्ब करने में ये मदद देता है। आयरन अब्ज़ॉर्प्शन थी विटामिन सी की, कैल्शियम और फास्फोरस इनको अगर आपने अब्ज़ॉर्ब करना है, इसके लिए विटामिन सी आपकी मदद करेगा। कैल्शियम एंड पोटेशियम नहीं, कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस के अंदर जो है आपकी मदद करेगा विटामिन डी। ओके, सो इसके अलावा विटामिन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। फास्फोरस यस। इसके अलावा आपके पास जो स्किन नहीं, टीथ एंड बोन्स हैं, इनके अंदर भी विटामिन सी जो है इनको मजबूत करता है। तो टीथ एंड बोन्स, ओके, फॉर्मेशन, टीथ एंड बोन्स फॉर्मेशन में इसका किरदार होता है। और इसके बाद विटामिन डी का एक और आपके पास इम्यूनिटी में भी है, ये आपको बूस्ट करता है आपके इम्यून फंक्शन को। बूस्ट इम्यून फंक्शन, ये आप कह सकते हैं रेगुलेट्स इम्यून फंक्शन। ओके, रेगुलेट्स ठीक वर्ड है कि आपका जो इम्यून फंक्शन है उसका ध्यान रखता है। ओके, या उसको पर काबू रखता है। रेगुलेट्स इम्यूनिटी भी आप कह सकते हैं, इम्यून फंक्शन। और इसके बाद है आपके पास फाइनली विटामिन ई। अगेन ये भी फैट सॉल्युबल है, आपके पास सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आपके पास वाटर सॉल्युबल है। विटामिन ई का क्या काम है? विटामिन ई इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी की तरह विटामिन ई भी आपके पास एक एंटीऑक्सीडेंट है, नंबर 1। इसके अलावा ये आपके पास स्किन और आइज को भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो विटामिन ई का भी मेन रोल है आपके पास एंटीऑक्सीडेंट, ये भी आपके पास एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ये आपकी इट प्रोटेक्ट्स आइज एंड स्किन। ओके, इनको ये प्रोटेक्ट करता है, यानी बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह से इनको ये प्रोटेक्शन किए रखता है। और इसके अलावा आपके पास इम्यून फंक्शन के अंदर भी इसका रोल है। कई सारे विटामिन का इम्यून फंक्शन के अंदर तो कई सारे विटामिन का रोल है। स्पोर्ट्स इम्यूनिटी। देन फाइनली जो फाइनल विटामिन है विटामिन के, शायद आपने इसका कोई नाम ना सुना हो, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। ओके, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जब आप ब्लड आपका निकलता है उसको हमने क्लॉट करना होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग और वूंड हीलिंग के अंदर इसका मेन रोल है। ब्लड क्लॉटिंग या फिर वूंड हीलिंग, यानी जो ज़ख्म है उसके ठीक होने में। और इसके अलावा ये तो इसका हो गया मेन रोल। इसके अलावा इसका एक छोटा रोल और भी होता है, ये आपके पास जो बोन की हेल्थ है इसको भी रेगुलेट करता है कि आपके जो बोन्स हैं उनकी हेल्थ ठीक रहे, इसके अंदर भी इसका रोल होता है। तो एनीवेज ये आपके पास मेन वाइटामिन हैं जिनके मेन रोल्स हमें लिखने हैं, ये आपको हल्के फुल्के याद करने पड़ेंगे। और इसके अंदर 2 आपके पास थे फैट सॉल्युबल, बाकी 2 आपके पास थे वाटर सॉल्युबल, बाकी आपके पास थे फैट सॉल्युबल। इसके अलावा हमने देखा मिनरल्स की किस्म थी विटामिन। तो मिनरल्स की आपके पास एक और टाइप भी है, दोज आर कॉल्ड नहीं, मिनरल्स की किस्म नहीं थी, ये थी आपके पास न्यूट्रिएंट्स की किस्म, विटामिन। इसकी दूसरी किस्म है आपके पास मिनरल्स। ओके, अब विटामिन आपके पास डिफरेंस सिर्फ ये है कि विटामिन आपके पास होंगे ऑर्गेनिक, लेकिन विटामिन की नौइयत कि आपको और भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि होती हैं इनऑर्गेनिक। ये लिटरली आपके पास आपके एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टली। विटामिन तो हो गए विटामिन ए बी सी, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। मिनरल्स फॉर एग्जांपल कैल्शियम, पोटेशियम, आपके पास है फास्फोरस, आयरन, ये तमाम आपके पास मिनरल्स हैं। एक्चुअल में विटामिन मिनरल के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, जैसे आपके पास विटामिन सी जो है ये आयरन एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद करता है। आपके पास जो है विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो एक्चुअली में मिनरल्स
एक दूसरी टाइप है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है, इनके अंदर कार्बन मौजूद नहीं होता। लेकिन दोनों आपको ज़रूरी हैं, इस सेशन में हमने पढ़ा था विटामिन के बारे में। अब हम लोग फाइनल चलते हैं इनकी सोर्सेज़ की तरफ। ये हमें मिलेंगे कहाँ से? यानी कि आपके पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये आपको मिलेंगे कहाँ से? आपको कहाँ से? 3 चीज़ों को खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, अगर मैं इनको खुद से लिखता तो काफ़ी लंबा हो जाता। मैंने एक टेबल लिया जिसके अंदर इनकी सोर्सेज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं, इन तमाम विटामिन्स की। ये आपको याद करनी पड़ेंगी, किसी हद तक 3-4 तो आपको याद करनी पड़ेंगी और इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप इनको बार-बार याद करते जाएँ तो ये बहुत ईज़िली याद हो जाती हैं। विटामिन ए, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा मशहूर है वो कैरेट्स की वजह से। कैरेट्स के अंदर तो विटामिन ए, यानी कैरेट्स तो आपको लाज़मी याद करना पड़ेगा फिर विटामिन ए। इसके अलावा मतलब कैरेट्स के अंदर विटामिन ए ये काफ़ी मशहूर बात है। इसके अलावा स्पिनच यानी पालक, पम्पकिन, स्वीट पोटैटोज़ के अंदर भी विटामिन ए काफ़ी मशहूर है। लिवर, एग्स और बटर इनके अंदर थोड़ा कम है, लेकिन इनके अंदर भी विटामिन ए मौजूद होता है। लिवर यानी कि जो किसी जानवर का लिवर है, इसके अलावा एग्स और बटर यानी कि मक्खन। विटामिन डी जो है, जो मशहूर है दैट इज़ फ्रॉम सनलाइट, यानी सनलाइट से आपको ये मिलता नहीं है। सनलाइट जब आपकी स्किन पर पड़ती है तो स्किन इसको खुद प्रोड्यूस कर लेती है। तो विटामिन डी जो है ये तो एक आपके पास एक्सेप्शन थी जो आपको खुद प्रोड्यूस हो सकती है, ओके। बाकी जो है ये आप खा भी इसको सकते हैं। मेनली आपका सनलाइट से नहीं, सनलाइट से नहीं मिलती तो आपको फूड से भी आ सकती है। दिस इज़ फ्रॉम फिश ऑयल, यानी कि जो मछली का ऑयल होता है। एग यॉक, एग की जो जर्दी होती है। फोर्टिफाइड मिल्क और चीज़, ओके, इनसे भी आ सकती है। मेनली आपको सनलाइट आती है। ई, जो विटामिन ई है ये मशहूर है आपके पास नट्स से, ओके। तो इनके एक-एक मशहूर हैं, ये तो आपको लास्ट में याद करने पड़ेंगे, बाकी साइड आप याद कर सकते हैं। विटामिन ई जो है यहाँ पास मेनली नट्स से आता है, आलमंड जैसे कि बादाम और हेज़लनट्स, ये भी एक नट्स होते हैं इनसे। बाकी सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, स्पिनच और ब्रोकोली, ब्रोकोली यानी आपके पास गोभी, इनसे भी आता है। विटामिन के, तो विटामिन के आपके पास जो बहुत ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इनसे आता है, तो ये इसका मेन आपके पास सोर्स है। स्पिनच, केल, कैबेज, ब्रोकोली और लिवर से भी आपके पास आ जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर आपके पास ऑफ कोर्स 8 डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ पर वो भी लिखी हुई हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये आपके पास आता है होल ग्रेन से, यानी कि चावल, गंदम, जो होल आपके पास ग्रेन्स होती हैं इनसे आता है। एग से आता है, मिल्क, मीट, फिश, लेग्यूम्स, नट्स और लीफी ग्रीन से। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। और विटामिन सी मशहूर है सिट्रस फ्रूट्स की वजह से, मेनली ऑरेंज और लेमन, इनके अंदर ये एसिड टाइप चीज़ होती है, इनके अंदर से विटामिन सी मेनली आता है। इसके अलावा गुआवा यानी अमरूद, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, ग्रीन पेपर्स और स्पिनच, ग्रीन पेपर यानी मिर्चें जो होती हैं, और स्पिनच से भी आपके पास आता है, हरी मिर्चों से भी आपके पास विटामिन सी आता है। तो ये आपके पास मेन आपकी सोर्सेज़ हैं इन तमाम विटामिन्स की, जो आपको जो आप ले सकते हैं। अब विटामिन, और हमने इनके यूजेस भी देख लिए हैं। विटामिन ए का मेन यूज़ आपके पास विजन में है, इम्यून सिस्टम में है, स्किन हेल्थ में है। विटामिन डी आपके पास, इसका जो हमने मेन यूज़ देखा है, वो हमने देखा है ये आपके पास अब्ज़ॉर्ब करता है कैल्शियम और पोटेशियम को, बोन और टीथ इनकी फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। विटामिन ई तो आपको से इसका एक मेन रोल था कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ओके। आपको हमने एंटीऑक्सीडेंट देखे ही हैं। इसके अलावा ये आपकी आईज़ और स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी में के अंदर भी इसका रोल है। विटामिन के का क्या रोल है? तो विटामिन के भी हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास विटामिन है। इसका मेन रोल था आपके पास ब्लड क्लॉटिंग और वुंड हीलिंग, ओके, ये हमने देखा था। और विटामिन बीटा कॉम्प्लेक्स यानी ये 8 विटामिन, इनका रोल था आपके पास आरएनए एंड डीएनए सिंथेसिस में। इनका आपके पास ये इनकी तो काफ़ी वाइड रेंज है। इनके पास आपके पास स्किन एंड हेयर हेल्थ में भी था, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में था और नर्वस सिस्टम के फंक्शन में था। और विटामिन सी ये आपके पास जो है एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके बाद कोलेजन की सिंथेसिस में आयरन के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो बिल्कुल ये जो विटामिन बी और सी हैं, इन ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पास स्टोर हो नहीं सकते बॉडी में, तो आपको बार-बार ये चीज़ें खानी पड़ेंगी। आपको सिट्रस फ्रूट्स बार-बार खाने पड़ेंगे अगर आपको विटामिन सी चाहिए, क्योंकि स्टोर तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने खा लिया। ये आपको गुआवा, स्ट्रॉबेरीज़, टोमेटोज़, हरी मिर्चें, ये आपको चीज़ें खानी पड़ेंगी। और बीटा कॉम्प्लेक्स भी आपको चावल वगैरह, एग्स, मिल्क और ये जो लीफ़ी ग्रीन्स हैं और नट्स, ये लेguम्स यानी दालें वगैरह, ये सब कुछ आपको बार-बार खाने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्टोर तो होगा नहीं। बट एनीवेज़ ये था हमारा एसएलओ। अगर हम लोग देखें तो हमारा एसएलओ था एक्सप्लेन विटामिन्स, देयर सोर्सेज़ एंड देयर इम्पोर्टेंस टू हेल्थ। विटामिन्स बताएँ, इनके सोर्सेज़ क्या हैं? इन विटामिन्स के सोर्सेज़ क्या हैं? और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ के लिए? तो वो हमने इम्पोर्टेंस भी देख ली कि इनके ये यूजेज़ हैं आपके पास। ओके, तो ये था हमारा एसएलओ। फाइनल एसएलओ है आपके पास आइडेंटिफाई एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, कैंसर स्क्रीनिंग, पेरेंटल जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी एंड क्लोनिंग। तो बायोकेमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशन है आपके पास टेस्टिंग के अंदर? जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन थेरेपी और क्लोनिंग में, लेकिन ये आपके पास जो है, ये सिर्फ आपके पास फॉर्मेटिव है, जिसको हम लोग नहीं देखेंगे। फॉर फेडरल बोर्ड हो सकता है, बाकी बोर्ड में हम लोग भी फेडरल बोर्ड को फॉलो करें। इसके साथ ही हमारी केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर के एसएलओस कंप्लीट हो गए। अब हमारी रहती है एक्सरसाइज।